प्रोनाउन की, तो मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, जो कि नाउन की जगह पे आता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने 3 सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंसेस, मैंने कहा राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। फिर हमने कहा राधिका लिव्स विद हर फादर। फिर हमने कहा राधिका लव्स राहुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों सेंटेंसेस में किसके बारे में बात हो रही है, आप कहेंगे सर राधिका के बारे में बात हो रही है, राइट। अगर राधिका क्या, अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच पूछूं तो आप कहेंगे सर ये नेमिंग वर्ड है, आप कहेंगे कि ये नाउन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों सेंटेंसेस में किसके बारे में बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर राधिका के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर राधिका के मैं अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछूं तो आप कहेंगे सर ये नेमिंग वर्ड है और ये नाउन है। क्या है? नाउन है। सबको पता है नाम बताने वाले शब्द क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अब तीनों सेंटेंसेस में अब बार बार मैं राधिका को रिपीट कर रहा हूँ। राधिका सुंदर लड़की है, राधिका अपने पिताश्री के साथ रहती है, राधिका इस राहुल से प्यार करती है। तो बार बार अगर मैं किसी इंसान का नाम लूंगा तो वो इंसान भी पगला जाएगा, वो भी भाई बौखला जाएगा, बोलेगा भाई क्या भाई इतनी बार क्यों नाम ले रहा है मेरा। तो बार बार नाउन की रिपीटेशन करने से ना सेंटेंस की ब्यूटी चली जाती है। तो सेंटेंस के अंदर जो भद्दापन है, जो ऑकवर्डनेस है, वो आ जा रहा है। तो क्या मैं राधिका की जगह शी लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे डेफिनेटली सर। तो क्या मैं यहाँ पर भी शी लिख सकता हूँ? डेफिनेटली सर। और जैसे ही मैंने राधिका की जगह शी लिखा तो सेंटेंस में ब्यूटी आ गई, और जो सेंटेंस में ऑकवर्डनेस था वो भी चला गया। तो फिर ये शी क्या है? ये शी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन होता है। और राधिका क्या है? राधिका नेमिंग वर्ड है ना, नेमिंग वर्ड है। तो फिर प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पे हम रिप्लेस करते हैं। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पे रिप्लेस होता है, ताकि जो उसकी जो रिपीटेशन होती है, जो फ्रीक्वेंसी बार बार आ रही है, उसका जो भद्दापन आ रहा है वो हट जाए। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल बेसिक, जो कि प्रोनाउंस होते क्या हैं। अब बात करते हैं काइंड्स की, कि प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं। वैसे प्रोनाउन के तो बहुत सारे काइंड्स हैं, जितने एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है वो सारे करवाऊंगा। उसमें सबसे पहले जो आपको जानना है वो है पर्सनल प्रोनाउन। हाँ जी, कौन सा जानना है? पर्सनल प्रोनाउन। अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे जो ये जो शब्द है ना, ये पर्सन से बना है। किससे बना है? ये पर्सन से बना है। और अगर मैं बेसिकली पूछूं कि पर्सनस का मतलब क्या होता है, सर पर्सन्स का मतलब सर आदमी होता है। बट अगर मैं लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो वैसे पर्सन 3 होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और वैसे बात करें फर्स्ट स्पीकर के, तो बात करूँ मैं फर्स्ट पर्सन के लिए तो बोलते हैं स्पीकर, और सेकंड पर्सन के लिए बोलते हैं टू हुम वी स्पीक, जिससे हम बात करते हैं, मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं सामने वाला। कुछ बच्चे सेकंड पर्सनल को लिसनर भी कह देते हैं, जबकि लिसनर नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, जिससे हम बात कर रहे हैं या जिससे हम बात करते हैं। थर्ड पर्सन होता है ऑफ हुम वी स्पीक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जिसके बारे में, जैसे कि ही शी वो, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन होते हैं? ये आई और बी। सेकंड पर्सन में कौन से आते हैं? यू। और थर्ड पर्सन में आते हैं ही शी इट दे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई और वी आते हैं और कोई प्रोनाउन नहीं होते? क्या सेकंड पर्सन में सिर्फ यू ही आता है और इसके अलावा कोई प्रोनाउन नहीं आता? ऐसे ही थर्ड पर्सन में क्या ही शी इट और दे आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता? फर्स्ट पर्सन में आई और वी के अलावा आपका मी, माई, आपका माइंड, माई सेल्फ, वे, अस, आवर, आर सेल्फ, यू, योर, योर सेल्फ, yourselves, और him, his, her, its, themselves। सो कहने का मतलब ये है कि आई और वी का जो ग्रुप होता है, वो मी, माई, वी का अस, आवर, वो भी सब फर्स्ट पर्सन होते हैं। वैसे ही यू का जो पूरा ग्रुप होता है, यू, योर, योर्स, वो भी सेकंड पर्सन होता है। ऐसे ही शी इट दे का जो प्लर होता है, हिम इट्स, देयर्स, देमसेल्व्स, ये भी सब थर्ड पर्सन में होते हैं।
सो जितने भी मैंने इनके ग्रुप बताए हैं, इन सबको टेबल में देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, ये देखिए इतने सारे आपके सामने वर्ड है। अब जो मैंने टेबल आपको दिखा रहा हूँ ना, इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर चैप्टर में यूज़ नहीं होगा, अब आप आगे जितने भी नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी हेल्पफुल होंगे। बट ये है कि सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। बट इस चैप्टर के साथ साथ आप बाकी सारे चैप्टर्स का भी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। आप देखिएगा जितने भी आपको पॉइंट्स कवर करवाने वाला हूँ इस चैप्टर में, अगर आप लोग उन्हें लॉजिकली अप्रोच करेंगे तो उस लॉजिकली अप्रोच करने के लिए आपको ये पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं जनरली ये है क्या। तो मैंने कहा इंग्लिश लैंग्वेज में कितने पर्सन्स होते हैं, आपने कहा 3 होते हैं सर। एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड और एक होता है थर्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी पर्सन के इन सेकंड और थर्ड हो, हर पर्सन का सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म ज़रूर होता है। हर पर्सन का सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म ज़रूर होता है। अगर बात करूँ फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन का भी सिंगुलर और प्लूरल है। बात करूँ सेकंड पर्सन की तो इसका भी सिंगुलर और प्लूरल है। बात करूँ अगर मैं थर्ड पर्सन की तो इसका भी सिंगुलर है और इसका भी प्लूरल है। यस और नो? यस सर। अगर बात करें हम फर्स्ट पर्सन की, सिंगुलर जो होता है वो होता है आई और जो प्लूरल होता है वी। सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन आता है यू, तो यू हमारा सिंगुलर भी होता है और अब प्लूरल भी होता है। ठीक है, लेकिन हमने तो सर यू को तो हमेशा प्लूरल में ही पढ़ा है। हाँ, वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है, वर्ब कभी सिंगुलर नहीं लेगा। यू हमेशा प्लूरल लेता है, बट वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही सिंगुलर भी होता है और प्लूरल। मैं थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, थोड़ा और इजी अंडरस्टैंडिंग होगी। मैंने कहा आई एम टॉकिंग टू यू, इसको ध्यान से सुनिएगा। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो ये वाला यू क्या है, ये यू सिंगुलर है। अब मैंने कहा आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, आई रिपीट, आई एम टॉकिंग टू यू ऑल ऑफ यू। तो मैंने कहा ऑल ऑफ यू, यहाँ ऑल ऑफ यू, यहाँ पे यू प्लूरल है, तो यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, बट हमेशा वर्ब प्लूरल लेता है। इसके आगे हम बात करेंगे, आप धीरे धीरे बात सब जान जाएंगे, पेशेंस रखें। अब बात करूँ थर्ड पर्सन की, तो सिंगुलर में ही, शी, ये इट और जो दे होता है हमारा, ये प्लूरल होता है। ठीक है, अब जितने भी आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सबको बोलते हैं हम क्या, सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। अच्छा, अब इनके ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव केस भी होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है, पहले काम करते हैं, इन सब के पहले नाम जानते हैं, फिर इन सब के हम काम जानेंगे। ओके, क्योंकि नाम से ज़्यादा काम से इंसान जानते हैं, तो उनके काम से ही हम उनके काम जान पाएंगे कि इसके यूज़ कैसे किए जाते हैं। बेसिकली हमें इनके फंक्शन पता होने चाहिए। बेसिक हमें इसके नाम ही पता होना चाहिए कि उसका एक्चुअल मतलब क्या है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे भी। सो आई सब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस होता है उसका मी, और पोजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और पोजेसिव नाउन प्रोनाउन होता है माइन। सबके बीच में हम डिफरेंस जानेंगे। वी होता है सब्जेक्टिव केस, तो अस होता है ऑब्जेक्टिव, आर पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन आर्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं। एक होता है यू का, एक होता है यू का, एक होता है इट का। जैसे देखो सब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट भी वही और ऑब्जेक्ट भी वही, तो यहाँ इसका सब्जेक्टिव भी वही और ऑब्जेक्टिव भी वही। समझ में आया? अब इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव केस होता है योर एंड पॉजिटिव प्रोनाउन होता है योर्स। सेम ऐसा ही प्लूरल में भी, इट में सब्जेक्टिव केस बिल्कुल सेम है और ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल सेम है। ही सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव और हिज पॉजिटिव प्रोनाउन है। शी सब्जेक्टिव है, हर ऑब्जेक्टिव है, हर्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है और हर्स पॉजिटिव प्रोनाउन है। पूरी लैंग्वेज में दो प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम होता है, एक यू का और एक इट का। क्योंकि इसका इट भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। आज ये थर्ड पर्सन में प्लूरल वो होता है सब्जेक्टिव केस में दे, ऑब्जेक्टिव में देम, और पोजेसिव एडजेक्टिव में होता है देयर और पोजेसिव प्रोनाउन में होता है देयर्स। ठीक है जी, आप इस टेबल पे आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं, आपको एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर के अंदर सब्जेक्टिव केस क्या है, तो आप बोलोगे आई, और आपको पता होना चाहिए उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, उसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए।
बीच में मैं कुछ भी आंसर पूछ लूँ तो आपको तुरंत सब याद होना चाहिए। अगर थर्ड पर्सन में सिंगुलर में अगर ऑब्जेक्टिव केस पूछूं तो हिम होता है उसके अंदर पोजेसिव एडजेक्टिव में हिस होता है। आपको तुरंत माइंड में टिक करना चाहिए कि आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए कि पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या है और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या है। अब एक एक इन सब के बीच में हम डिफरेंस जानते हैं कि बेसिकली इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में, पोजेसिव एडजेक्टिव में। ओके, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं और इससे बहुत सारे एग्जाम एंट्री पॉइंट्स भी है। फिर पोजेसिव एडजेक्टिव और फिर लास्ट में हम पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में डिफरेंस में जानेंगे। अब जैसे कि आता है, जैसे कि एक सेंटेंस में होता है लिखा होता है आई, आना होता है मी। अब कुछ सेंटेंस में होता है जिसमें लिखा तो होता है मी बट आता है आई। अब इसका डिफरेंस जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में सेंटेंस में हम ये यूज़ क्यों करते हैं। तो आगे चलिए फिर हम डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए फिर हम बात, ये जो पॉइंट है ये बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछने को मिलेगा, ये भी बहुत जगह पूछे गए हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये बी की फॉर्म क्या है। हम लोग को पता है कि बी की फॉर्म होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बिंग। क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बिंग। ध्यान रखिएगा जब कभी भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे, क्या काम करे? मेन वर्ब का। जब भी बी हमारे मेन वर्ब का काम करे तो हम इसके आगे हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे, हम कभी भी उसके आगे ऑब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट है। अब कहेंगे सर ये जो पॉइंट है ये तो बुक्स में भी लिखा हुआ है कि बी की फॉर्म जब मेन वर्ब की काम करे तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्टिव नहीं आता, तो हम बुक से पढ़ लेते हैं। हम ना क्या है इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बच्चा इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहली बात, आपको पता है ना बी की जो फॉर्म्स होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बिंग, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं, ये पता है ना आपको। अब फॉर एग्जाम्पल, सो अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस। तो हम इसको हम ध्यान से समझेंगे। ये जो पॉइंट है ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत जगह पूछे गए हैं। चलिए ये समझ लेते हैं ये है क्या। सबसे पहले तो हम जानेंगे ये बी की फॉर्म क्या है। ये बी की फॉर्म क्या है, हम ऐसे हमें पता है ये बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग एंड बीइंग। तो ध्यान रखिएगा जब भी बी की फॉर्म, ये बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है, क्या काम करती है? मेन वर्ब का। जब कभी भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे उसके बाद हम हमेशा यूज़ करेंगे सब्जेक्टिव केस, हम ऑब्जेक्टिव केस कभी नहीं यूज़ करेंगे। और ये हमने टेबल पहले भी देख रखा है, आपने देखा होगा, मैंने आपको इससे पहले ये टेबल दिखाया है सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव, ये आप ज़रूर याद कर लेना। इसके बिहाफ में ही हम आगे सारे कंटिन्यू करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये बेसिकली एक पॉइंट है। तो आप कहेंगे सर ये जो पॉइंट है ये तो बुक में भी लिखा होगा, उसके बाद तो ये सब्जेक्टिव केस आता है और ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, तो हम बुक से पढ़ लेते। तो क्या है ना, कुछ बच्चों को क्या होता है डिटेल में जब समझाएं तो और अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, तो पहली बात आपको पता है ना कि भी कितने फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बिंग, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। आपने सुना होगा हेल्पिंग वर्ब, ये सब हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप एक एग्जाम्पल आपके सामने है, इट वॉज मी हु हैड ब्रॉट यू होम, वो मैं था जो तुम्हें घर लेके आया। क्या ये वी की फॉर्म है? आप बोलेंगे हाँ सर, ये देखिए क्या ये मेन वर्ब का काम कर रही है? डेफिनेटली कर रही है।
क्योंकि इसके साथ कोई और वर्ब है ही नहीं। और जब बी का फॉर्म मेन वर्ब पे काम कर रहे थे, अब इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्टिव केस। तो ये कौन सा है, ये तो भाई ऑब्जेक्टिव केस है ना। सो हम आई बना देंगे। अब अगला सेंटेंस सेम इसी तरीके से, इट वॉज देम हु वर रनिंग पर फास्ट। वो थे जो बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। बी की फॉर्म है, डेफिनेटली फॉर्म है। मेन वर्ब का काम कर रही है, डेफिनेटली मेन वर्ब काम कर रहे हैं। उसके बाद कौन सा केस आते हैं, सब्जेक्टिव केस। ये कौन से लिखे हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव है। काटो इसको, काटो तो सब्जेक्टिव लगा दो, ये लो सब्जेक्टिव लगा दिया मैंने। तो आप लॉजिक देखा आपने, ये लॉजिक के थ्रू हुआ। आप अगर लॉजिक जानोगे तो आप इजीली सब अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हमने क्या जाना, चाहे भी ये बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है, तो हमेशा उसके बाद सब्जेक्टिव केस ही आता है। और जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करता है, तो वो प्रोनाउन के केस में भी यूज़ किया जाता है एज अ सब्जेक्टिव केस। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। को जब भी बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करे, उसके बाद हमें सब्जेक्टिव केस ही आएगा। ठीक है, तो हम इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे। अभी तो मैं आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बट हम इसका इंडिविजुअल भी देखेंगे, इसके मिसलेनियस भी देखेंगे। अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, तो आप अब सोच रहे होंगे, अगर बी के बाद अगर सब्जेक्टिव केस आता होगा, तो फिर ऑब्जेक्टिव केस कब आता होगा, है ना। फिर जब कभी भी वर्ब लिखी है, उसके बाद जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, सब्जेक्टिव में नहीं होता। ठीक है, जैसे कि बहुत कॉमन सा सेंटेंस है, शी टोल्ड आई स्टोरी। ये क्या बात हो गई भाई, शी टोल्ड मी, तो मी के बाद ये टोल्ड क्या है, वर्ब। और वर्ब के बाद क्या आता है हमेशा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये क्या है, ये तो बस सब्जेक्टिव केस है, काटा मारो। और ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, टिक मारो ना। जैसे हम दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, अगर वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्टिव है, वैसे ही अगर वर्ब से पहले है, चाहे एक हो दो हो, वो सब्जेक्टिव केस है। जैसे आप नीचे देखिए, शी स्कोल्डेड यू एंड आई। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, आपको पता ही होगा। ये क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद तो भाई हमेशा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो ना होता है ना। ये तो हमने सीखा था अभी। लेकिन आई, ये तो ऑब्जेक्ट होता है, और इसको तो हमें बनाना पड़ेगा। लेकिन आई, वो तो सब्जेक्टिव होता है, तो इसका तो ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। क्या होगा, शी स्कोल्डेड यू एंड मी। तो बेसिकली ये तो बेसिक यूज है कि ऑब्जेक्टिव यूज कहाँ आते हैं, हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। ठीक है, चलिए। अब ऑब्जेक्टिव केस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बहुत बार ये पूछा गया है एग्जामिनेशन में, कि जब कभी भी इंग्लिश टर्म में प्रेपोजिशन लिखी हो। और ये पॉइंट मैंने बहुत सारे बुक्स में भी देखी है, और बहुत बार पूछी गई है। इसी वजह से प्रेपोजिशन के बाद अगर आपके पास चॉइस हो कि ऑब्जेक्टिव का केस आएगा या सब्जेक्टिव का, तो हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, शी डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड आई। बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है। बिटवीन, इनटू, ऑन, अमंग, अगेंस्ट, बिसाइड, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, ये सब क्या है, सब प्रेपोजिशन है। इनके बारे में इनके इनके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। अगर प्रोनाउन आएगा इनके बाद, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब ये तो भाई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है, बट हम तो मानेंगे भाई प्रपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो हमने तो इसको ऑब्जेक्टिव मान लिया, है ना। ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। बट इसके साथ में क्या आएगा, आई। ये तो भाई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ये तो यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाई इसके बाद तो भाई ऑब्जेक्टिव केस आना है।
ये तो सब्जेक्टिव है, ये तो काटा मार दिया। अब इसके बाद देखो, ये तो प्रेपोजिशन है, इसके बाद तो सब्जेक्टिव केस। यू क्या है? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही है, तो इसको तो हम टच करेंगे कि दोनों ही है, वो तो हम ऐसे कह नहीं सकते। और मी क्या है? मी ऑब्जेक्टिव केस है, सही है। एट ही एंड आई। तो ये मॉक का क्या मतलब होता है? मॉक का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी की खिल्ली उड़ाना। जैसे ग्रुप में कुछ लोग हैं, 6-7 लोग, और ग्रुप में कोई एक आपका जो एक फ्रेंड होता है जो बहुत शाय होता है, टप्पू टाइप का होता है, तो चारों मिलके उसके जो मजे लेते हैं, उसको मजाक उड़ाते हैं, उसके खिल्ली उड़ाते हैं ना, तो वो मॉक करते हैं। तो शी मॉक्ड एट ही एंड आई क्या है? प्रेपो है। और प्रेपो के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव आते हैं। ही क्या है? ये सब्जेक्टिव है। और आई क्या है? सब्जेक्टिव है। तो ये गलत लिखा है, या तो है ना, यहाँ तो गलत लिखा है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए हिम। यहाँ आना चाहिए क्या? हिम। और यहाँ मी। ओके, क्योंकि सब्जेक्टिव केस तो आएंगे ही नहीं, आएंगे तो आएंगे, कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस ही आएंगे। यहाँ ऊपर हमने लिखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अच्छा, आपके सामने ये 4 सेंटेंसेस हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है? एक बार खुद देखिए, मुझे बताइए कि कौन से सेंटेंसेस में पट के बाद क्या आना चाहिए। ठीक है, इस पट के बाद क्या आना चाहिए। वीडियो को पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो, कौन से सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव आना चाहिए बट के बाद, या सब्जेक्टिव आना चाहिए। ठीक है, फिर हम इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को आपने पॉज कर लिया होगा, अच्छे से देख लिया होगा कि किसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए और ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। बट इस पॉइंट को बहुत अच्छे समझेंगे, ठीक है? इसको समझने के लिए पहले आपको बट का कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बट का मीनिंग दो होता है। ठीक है, क्या होता है? दो मीनिंग होता है। एक होता है कंजंक्शन और एक होता है प्रेपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन एक बनता है कंजंक्शन। बट का मीनिंग आपसे पूछूं तो कुछ लोग कहेंगे बट का मतलब होता है लेकिन, लेकिन, किंतु, परंतु, है ना? जब भी जब भी बट का मतलब लेकिन, किंतु, परंतु होता है, उस केस पे हमेशा क्या होता है? कंजंक्शन होता है। बोलते हैं ना लेकिन, लेकिन, पर, परंतु, तो हम उसे कंजंक्शन बोलेंगे। बट जब हमारा बट प्रपोजिशन होता है तो उसका मतलब होता है एक्सेप्ट, मतलब के सिवाय है, के सिवाय, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट। अगर हिंदी में बोलूँ तो के अलावा। ठीक है, बट जब कभी बट प्रपोजिशन का काम करे तो उसका मीनिंग आएगा के अलावा, एक्सपेक्ट। ठीक है, एक्सेप्ट, के अलावा। और जब भी लेकिन, परंतु, पर, तो वहाँ पे हम कंजक्शन ऐसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो एक बार आप ये देखिए इन सेंटेंस को। मैंने कहा शी और हर इज ग्रेडी। वेल ऑफ का मतलब होता है अमीर। ठीक है, ऐसे और भी सारे वर्ड होते हैं, जैसे कि वेल टू डू, अमीर। तो वह बहुत अमीर है, वो, पर वो लेकिन है या वो सिवाय लालची है? अब यहाँ बट का मतलब वो लेकिन करती परंतु नहीं है, इसका मीनिंग क्या दे रहा है? एक्सेप्ट, उसके मतलब बहुत अमीर है लेकिन वो लालची है, या सिवाय वो लालची है? तो हमको पता लग रहा है कि लेकिन वो लालची है। तो यहाँ बट का मतलब सिवाय लेकिन परंतु नहीं है, उस केस में बट क्या होता है? कंजंक्शन होता है। लो, फिर मैंने कहा एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट शी और यार, सिवाय उसके लेकिन परंतु, सिवाय उसके, ऑफ कोर्स का मतलब सिवाय निकल रहा, तो हर कोई पार्टी में गया, उसके अलावा, उसके सिवाय। तो यहाँ पर जो बट वर्ड है, यहाँ प्रेपोजिशन का सेंस दे रहा है, प्रेपोजिशन का सेंस दे रहा है। अब नेक्स्ट, मैं गरीब हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ, या सिवाय मैं ईमानदार हूँ, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। यहाँ पे बट क्या है? बट क्या है? कंजंक्शन है।
है ना। Nobody knew the answer but me and I. बट मी एंड आई, कोई आंसर नहीं जानता था सिवाय मेरे या बट या मेरे अलावा। ध्यान रखिएगा, यहाँ बट है जो सिवाय का सेंस दे रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रपोजिशन बन जाएगा। ये बात तो बहुत अच्छे से पता है, आई मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। जब कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रपोजिशन लिखी होती है उसके बाद कौन से केस आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। ये अभी बताया था मैंने, ये सब जानते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ देखा कि बट प्रेपो है, तो उसके बाद कौन से केस आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव केस कहाँ है यहाँ पे, ये रहा। सब्जेक्टिव केस नहीं आएंगे, ये सब्जेक्टिव केस नहीं आएंगे। और शी भी सब्जेक्टिव केस होता है, आई भी सब्जेक्टिव केस होता है, हर ऑब्जेक्ट है ना। और ये मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव। ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। है ऐसे कि एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट हर होता है, ना कि शी। ऐसे नोबडी न्यू द आंसर बट मी होता है, ना कि आई। बट मैं बता दूं, जो ऊपर जो ऊपर सेंटेंस में जो बट जो यूज हुए हैं, यहाँ पे शी आना चाहिए और यहाँ पे आई आना चाहिए और यहाँ पे मी नहीं। मतलब यहाँ पे बट के बाद सब्जेक्टिव केस आएंगे और यहाँ पे बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, यहाँ पे शी आना चाहिए और यहाँ पे आई आना चाहिए और यहाँ पे हर नहीं आएगा। बट यहाँ पे बट के बाद सब्जेक्टिव केस आएंगे और यहाँ पे बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस। बट ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे क्यों नहीं आया भाई ऑब्जेक्टिव केस प्रपोजिशन के बाद। चलो यहाँ तो समझ में आ गया हमें कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यहाँ भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्टिव। बट यहाँ पे प्रपोजिशन के बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस क्यों लगाया, हमने सब्जेक्टिव क्यों लगाया, है ना। तो इसी बात को समझने के लिए, हम अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए आपको ग्रामर का लॉजिक समझना पड़ेगा। और ग्रामर का लॉजिक ये है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी ऐसा सब्जेक्टिव नहीं है जो कि वर्ब के बिना आ जाए, और कोई ऐसा वर्ब नहीं है जो सब्जेक्ट के बिना आ जाए। और अगर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब आएगा, और अगर वर्ब आएगा सब्जेक्ट आएगा। दोनों अकेले इंडिविजुअली नहीं आ सकते, इंडिविजुअली नहीं आ सकते, साइमल्टेनियसली आते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा इस क्या है, आपने कहा वर्ब है। वर्ब आई है तो क्या आया होगा, सब्जेक्ट आया होगा। हाँ भाई, लिखा हुआ शी लिखा है, सब्जेक्ट को वर्ब मिला, वर्ब को सब्जेक्ट मिला, हाँ सर जी मिल गया। ठीक है, अब ये आगे चलते हैं। ये इस क्या लिखिए, ये वर्ब लिखिए। अब वर्ब को क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट चाहिए होगा। हर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। शी क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो भाई वर्ब को क्या चाहिए होता है, सब्जेक्टिव। तो वर्ब को सब्जेक्टिव मिल गया, इसलिए हमने शी को चूज किया, ना कि हर। पॉइंट समझ में आया? आगे देखते हैं। एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट शी हर। वेंट, वेंट क्या है, वर्ब है। और वर्ब को क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट। वर्ब से पहले ये लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को वर्ब मिला और वर्ब को सब्जेक्ट, इनका कोटा पूरा। आगे चलते हैं। ये टू को इंग्लिश में लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन बोलते हैं। प्रपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। ये तो सब्जेक्टिव है ही, ठीक है, ये भी प्रेप हुआ। और यहाँ पे शी क्या है, ये तो भाई सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ शी लिख देता हूँ तो वो तो सब्जेक्टिव केस है, उसे क्या चाहिए होगा, आगे सब्जेक्टिव है, उसे चाहिए होगी वर्ब। क्या सेंटेंस में कहीं एक्स्ट्रा वर्ब दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि इस वर्ब को ये मिल गया, ठीक है। और इस ये प्रपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है ना, ये प्रपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्टिव आएगा ना। तो अगर जब वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका क्या आएगा वर्ड के बाद, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सेम यहाँ भी ऐसे ही है, आप ये देखना खुद करके एक दो बार।
आपको और समझ में आएगा। अब एक बार ये भी समझ लेते हैं, नीचे आते हैं। आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट। तो ये क्या है? ये बोलोगे सर वर्ब है। ये क्या है? बोलोगे सर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया, वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया। ओके, ये क्या है? ये तो एक प्रेपो है, ये प्रेपो है। आगे देखते हैं ये क्या है? वर्ब। अब वर्ब है जिसको भाई, अब वर्ब मिल गया, इसको वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होगा। सब्जेक्ट कहाँ है? देखेंगे यही है, तो हम सब्जेक्टिव केस लेंगे, है ना। सब्जेक्टिव केस लिया, तो अब वर्ब को सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट को वर्ब, कोटा पूरा। तो हम नीचे देखेंगे, नो बडी न्यू द आंसर बट आई। नो न्यू नोन वर्ब है, वर्ब को क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, कोटा पूरा हो गया। क्या? नो बडी न्यू वॉट, नो बडी न्यू द आंसर। वर्ब के बाद हमेशा वर्ड का रिप्लाई देता है ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। बट हमें तो मतलब किससे है? सब्जेक्ट और वर्ब से, है ना। सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब है ये सम। और मी होता है ऑब्जेक्ट और आई होता है सब्जेक्ट। अगर मैं आई लिख दूंगा सब्जेक्ट कैसे, इसको क्या चाहिए होगा? वर्ब, एक्स्ट्रा वर्ब है यहाँ पे। अगर मैं ये चूज कर लूँ सब्जेक्ट, तो उसका एक्स्ट्रा वर्ब है? तो भाई वर्ब तो है नहीं, तो मैं कैसे ले लूंगा? कोटा पूरा नहीं होगा, तो भाई मैं तो लूंगा नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको कब कहाँ सब्जेक्टिव केस आते हैं और कब कहाँ ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। तो क्या मैं अब आप लोगों से मिसलेनियस क्वेश्चन पूछूं? ठीक है, तो क्या मैं आप लोगों से अब थोड़ा क्वेश्चन पूछ लूं? देखो, पता क्या है, अभी मैंने आपको पहले टेबल बताई, ठीक है। टेबल के साथ मैंने उनके नाम बताए। ये सब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये प्रेजेंट एडजेक्टिव, ये प्रेजेंट प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यूजेस बताया कि इनके यूजेस क्या हैं, ठीक है। आप आपसे उनके मिसलीस पूछना भी जरूरी है, क्योंकि जब इंडिविजुअल पढ़ रहे होते हैं ना, तब तो हम फटाफट बता रहे होते हैं। फिर जब हम सब्जेक्टिव को पढ़ते हैं तो पता है सब्जेक्टिव के ही एरर आ रहे हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे तब पता था कि ऑब्जेक्टिव के एरर होंगे। और जब डिफरेंस आते हैं तब हमें पकड़ में आता है कि एक्चुअली हम ग्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब आप देखिएगा कि क्या आप अब लॉजिकली बता पा रहे हैं पूरी एक्यूरेसी के साथ, पूरे अपने टाइम के साथ, और अपने क्या टाइम सेव कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये पहले सारे क्वेश्चन डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इट वॉज मी who was responsible for making all the arrangements for successful completion of his studies. It was me इट वॉज मी जो कि मैं रिस्पॉन्सिबल था सारे अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें एरर ढूंढने की कोशिश करिए, एरर कहाँ पे है, इस पे मिस्टेक है इसके अंदर कहीं? यस सर, आप बोले बिल्कुल है। बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का। जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है, उसके बाद लिखा हुआ क्या होता है? क्या होता है? सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव। आप बोलोगे भाई सब्जेक्टिव केस, ये क्या है? ये तो भाई ऑब्जेक्टिव है, ये तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो आना चाहिए, यहाँ पे तो होना चाहिए सब्जेक्टिव केस आई। तो गलत हो गया, यहाँ तो आई होना चाहिए। अब कुछ बोलेगे कि यहाँ पे ऑफ लिखा है, जेपी तो प्रपोजिशन है, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ये हिस्स को हिम करना चाहिए था। कुछ बच्चे ऐसे भी कहेंगे कि ये हिस्स को हिम क्यों नहीं किया, क्योंकि ही सब्जेक्ट होता है, हिम ऑब्जेक्ट होता है, हिम प्लस एडजेक्टिव भी होता है। आपको जानकारी बता दूँ, ये प्रपोजिशन पूरा ऑब्जेक्टिव नाम है। अगर खाली ऑफ हिस्स लिखा होता ना, तब हम हिम लगाते, तब हम कुछ तो यहीं पे एरर था, तो हम यहीं पे ना यही हिम लगा देते। बट यहाँ पे ही स्टडी से पूरा लिखा हुआ है, क्योंकि तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है। इस पे मेन ऑब्जेक्ट ये वाला हुआ है।
अभी आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, सो और क्लियरिटी होगी, आगे देखते हैं। चलिए इसमें बताइए। एक्सेप्ट फॉर यू एंड आई एवरीवन बॉट अप प्रेजेंट टू अ पार्टी, बहुत कॉमन है। एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, प्रेपो होता है ना, प्रपोजिशन होता है। प्रपोजिशन का तो ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होता है, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट मान लिया, क्योंकि आई तो सब्जेक्टिव केस होता है, हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव। ये तो काटो, काटो, यहाँ पे मी लगाओ, है ना। चलो दूसरा देखते हैं। द स्टाफ मेंबर्स वांटेड ही टू टेक ओवर एज सेक्रेटरी टू द एमडी, बहुत कॉमन चीज है। वांटेड लिखा हुआ है, वांटेड सबको पता है वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। ये कौन सा भाई, ये सब्जेक्टिव है, हमें तो ऑब्जेक्टिव चाहिए, काटा मारो, काटा मारो, हिम लिखो। द स्टाफ मेंबर वांटेड हिम टू टेक ओवर द सेक्रेटरी टू एमडी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ही promised to get in touch with myself as soon as he had the information needed. तो कॉमन सी चीज है, विद क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में, प्रेपोजिशन। प्रेपो के बाद कौन से केस आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। क्या ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये तो नहीं, तो रिफ्लेक्सिव है। अभी इसके बारे में हमने बात भी नहीं करी है, तो आपको पता है आई सब्जेक्ट होता है और मी ऑब्जेक्टिव, क्या होना चाहिए, ठीक है। सो ही promised to get in touch with me as soon as he had information needed. चलिए जी आगे चलते हैं। It took myself 4 months to convince them to take this step. फिर से क्या है, took, take, taken क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्ट केस। ये कौन सा है, रिफ्लेक्सिव, ये तो हमने पढ़ा नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस भाषा तो क्या बनेगा, मी बनेगा, है ना। तो मी, तो यहाँ पे माई सेल्फ हो गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दे हैव इनवाइटेड राधिका एंड आई, ये हैव इनवाइटेड क्या है, वर्ब है, और वर्ब के पास ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। पर राधिका तो किसी पर्सन का नाम है ना, तो उसमें पहचान ही नहीं पा रहे ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। बट इसको जरूर पहचान पा रहे हैं, एक सेकेंड, इसको जरूर पहचान पा रहे हैं, ये तो सब्जेक्टिव है, बट आना चाहिए तो ऑब्जेक्टिव है, तो ये काटा मारो। तो दे हैव इनवाइटेड राधिका एंड मी, मी फॉर मीटिंग टू बी हेल्ड इन नेक्स्ट मंथ, यस और नो। ओके चलिए आगे। ऑल माई फ्रेंड्स हैव प्लान फॉर द बर्थडे पार्टी एक्सेप्ट ही, ऑल माई फ्रेंड्स हैव प्लान फॉर द बर्थडे पार्टी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन होता है। और यहाँ पे अगर बट भी लिखा होता ना, अगर यहाँ बट भी लिखा होता, बट भी सेम ही बात होती कि मेरे बर्थडे पार्टी में सबने प्लान किया सिवाय उसके, सेंस को मीनिंग के, सेंटेंस के मीनिंग में समझो। तो एक्सेप्ट के यहाँ पे मीनिंग क्या जा रहा है, प्रेपो, बट इसमें एक्सेप्ट उसके सिवाय, तो यहाँ पे क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये तो सब्जेक्टिव केस मारो काटा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम, ठीक है। आप लोग को पॉइंट ये सब समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, वही 3 सेंटेंसेस देखेंगे जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाए थे। अभी हमने बेसिक पढ़ा, प्रोनाउन शुरू किया, टेबल देखी, सब्जेक्ट का डिफरेंस जाने, ऑब्जेक्ट के डिफरेंस जाने, मिसलेनियस देखे। अब एग्जामिनेशन के ओरिएंटेड सेंटेंसेस है, जो थोड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, जो आपको थोड़े पसंद करके रख देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। आप अब ट्राई करके देखो, इस पे बहुत सारे एरर मिलते मिलते नहीं है। अब ट्राई करके देखो, क्योंकि अब आपने लॉजिक सीखा, आपने बेसिक सीख लिए, तो आप अच्छे से चीज़ जान लिए। तो मुझे बताइए तीनों सेंटेंस में क्या एरर है, क्या सेंटेंस कह रहा है,
और कहाँ एरर है, उसका लॉजिक क्या है, बताओ। पहला सेंटेंस चलिए, इट वॉज ही नॉट मी हु पुट फॉर द रिमार्केबल प्रोपोजिशन। वो वो था, ना कि मैं था, जिसने उस बड़े बढ़िया आइडिया को सामने रखा। पुट फॉर्थ का मतलब होता है सामने रखना, ठीक है, और रिमार्केबल प्रोपोजिशन है तो बहुत बढ़िया आइडिया। ये भी क्या है, वॉज अभी की फॉर्म है क्या, और ये मेन वर्ब को काम कर रही है, हाँ भाई कर रही है बिल्कुल। बी की फॉर्म जब मेन वर्ब की काम करती है उसके बाद सब्जेक्टिव केस आता है, आते हैं और लिखा भी है सब्जेक्टिव केस, ठीक है। और अगर प्रोनाउन आ रहे हैं सबके सब आगे सब्जेक्टिव केस ही होंगे। दैट वाज दैट वाज ही नॉट आई होना चाहिए, ना कि मी, क्योंकि जब भी बी का फॉर्म, याद रखना, ये जब भी बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगा, आगे सारे जितने प्रोनाउन होंगे वो सारे सब्जेक्टिव केस होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आई हो गया, पहले में तो क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, ही वांट द टीचर टू हिम हु हैज बेस्ट rapport विद अ स्टूडेंट। अब रैपोर्ट का मतलब होता है एक इस रैपोर्ट का मतलब होता है रैपोर्ट का एक हेल्दी रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप। जैसे कि मेरे और आपके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप है, दोस्ताना है, मतलब एक मित्रता बोलते हैं ना इसके बीच में, बहुत प्यार से बहुत फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं। एमिकेबल, एमिएबल सुना होगा ये वर्ड, एक वो गाय पे बहुत यूज होता है। सो वी वांट द टीचर टू बी, अब टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और ये बी की फॉर्म है ना, और ये वर्ब का, और ये बी का काम कर रही है, ये वर्ब का काम कर रही है। अब ये बी की फॉर्म मेन वर्ब है, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव केस, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, नहीं ना, तो सब्जेक्टिव लगाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ही। और जब भी मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, जब भी आ, हमारा बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो आगे आने वाला प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव केस ही होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, ये वर्ब के पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। और अगर मैं प्रोनाउन की बात करूँ तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, इसके भी लिखा हुआ है। और ये क्या, एक्सेप्ट, ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन का हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ऑब्जेक्ट केस यहाँ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई एरर है ही नहीं, ये सेंटेंस पूरा ठीक है, सब अपने जगह जगह लिखे हुए हैं, तो इसके अंदर नो एरर है। और आपको बता दूं कि नो एरर लगाना बहुत बड़ी बात होती है, नो एरर लगाने के जिगर चाहिए होता है, गट चाहिए होते हैं। बहुत बच्चे नो एरर लगा ही नहीं पाते, करेक्ट में भी वो एरर ढूंढते रहते हैं। तो आप ये सब तभी बता पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कॉन्सेप्ट को जितना मैंने ये पढ़ाया है, ये आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, आप ऐसे सारे क्वेश्चन उड़ाओगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, हम नेक्स्ट क्लास से आगे का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम।